देखिए बेटा, इसमें हम लोग इससे पहले हम लोग 2 यूनिट कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड, जिसमें यूनिट फर्स्ट और सेकंड में आपने मैटर की तीनों स्टेट आपने किया है, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड कोलाइडल स्टेट। अब आपको इसमें करना है यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड इसमें आपको करना है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, ये 2 टॉपिक आपको इसमें इस यूनिट में कवर करना है। तो केमिकल काइनेटिक्स को अगर डिफाइन करिए तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? कि जैसे मान लीजिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जैसे अगर ये कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई रिएक्टेंट ए, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो इसमें क्या चेंजेज होंगे? जो रिएक्टेंट ए आपने लिया है, यही रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा और ये डिकम्पोज होकर के फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट का। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, एंड जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे टाइम के साथ साथ चाहे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आप देखें या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखें, कंसंट्रेशन चेंज होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो ये जो कंसंट्रेशन का चेंज है वो किस रेट से हो रहा है? तो एक गिवन टाइम इंटरवल टी में अगर हम कंसीडर करें कि चेंज इन कंसंट्रेशन एक्स है, तो रेट अगर लिखा जाए तो जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसकी पोजीशन इनिशियल मान लीजिए ये है, और टी टाइम के बाद अगर ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो किस स्पीड से ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, अगर इसकी स्पीड हम लिखें या इसकी रेट लिखी जाए तो रेट क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। वैसे ही अगर यहाँ पे आप कंसीडर करिए कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में अगर टी सेकेंड में या टी टाइम में अगर x मोल रिएक्टेंट का डिकम्पोज हुआ तो इसका रेट अगर हम लिखें तो किस रेट से ये चेंज हुआ कंसंट्रेशन में, दिस इज इक्वल टू x बाई टी। तो जो x है ये कंसंट्रेशन का चेंज है, तो इतनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी, और जितनी कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगी रिएक्टेंट के उतनी ही कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की। तो कंसंट्रेशन का चेंज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रेस्पेक्ट में सेम होगा, एंड दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन किस रेट से हो रही है उसके बेसिस पे, तो किस रेट से हो रही है इसका डिटर्मिनेशन द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट, द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज केमिकल काइनेटिक्स। तो अब जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन का रेट आपने यहां से मेजर कर लिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम यहां पे लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो एक गिवन टाइम इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन का चेंज हुआ, आइदर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि जितना कंसंट्रेशन का चेंज रिएक्टेंट में होगा उतना ही कंसंट्रेशन का चेंज प्रोडक्ट में होगा। तो इसके बेसिस पे आप रेट रिएक्शन का डिटरमिन करेंगे। अब रिएक्शन का रेट आपने डिटरमिन कर लिया, एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो रिएक्शन की रेट आप डिटरमिन कर रहे हो उसके बाद हम स्टडी करते हैं उन सारे फैक्टर्स, और वो सारे फैक्टर्स जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट, या जो रिएक्टेंट आपने लिया उसकी कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, या रिएक्शन मिक्सचर पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, किसी कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा,
या अगर मान लीजिए सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन मिक्सचर का आयनिक स्ट्रेंथ क्या है। तो इन सारे पैरामीटर्स को स्टडी किया जाता है और इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि एक सर्टेन कंडीशन जहां पे रिएक्शन की रेट मैक्सिमम हो, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में सिर्फ आप रिएक्शन की रेट डिटरमिन नहीं करते हैं बल्कि उन सारे फैक्टर्स को भी स्टडी किया जाता है जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। तो अगर केमिकल काइनेटिक्स को आप डिफाइन करिए तो केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनीशन क्या होगी कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिएक्शन कंडीशंस। तो किस कंडीशन में रिएक्शन की रेट मैक्सिमम होगी। तो अगर हमने रिएक्शन का रेट मेजर कर लिया तो रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी, मॉडरेट होगी, यही होगा। मेन इसका जो पर्पज है उसमें रिएक्शन कंडीशन का ऑप्टिमाइजेशन कि क्या कंडीशन अप्लाई किया जाए जहां पे रिएक्शन का रेट मैक्सिमम हो। तो इसका अगर एप्लीकेशन केमिकल काइनेटिक्स का आप देखिए तो इसका केमिकल काइनेटिक्स का एप्लीकेशन यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पज से। अब जैसे इंडस्ट्रीज में जहाँ पे सिंथेसिस या जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पे आप जब चूंकि लार्ज स्केल पे आप वहाँ पे प्रिपरेशन कोई कर रहे हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस रिएक्शन को पहले लैब में ऑप्टिमाइज किया जाता है कि उसमें क्या कंडीशन अप्लाई की जाए और वही कंडीशन फिक्स करके तब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो सबसे ग्रेट एप्लीकेशन, ग्रेट यूज केमिकल काइनेटिक्स का होता है इंडस्ट्रीज में जहां पे रिएक्शंस को पहले ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो उसको लैब में पहले ऑप्टिमाइज करेंगे और उसी सर्टेन कंडीशन में वही सारे कंडीशन इंप्लीमेंट किए जाते हैं जब लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो। तो एक तो हो गया केमिकल काइनेटिक्स। अब इसके बेसिस पे देखिए बेटा इसमें कि रिएक्शन का रेट अगर हम लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और कंसंट्रेशन का चेंज आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्शन हो रही है ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए कि हमने लिया इसका ए मोल, तो ए मोल रिएक्टेंट का आपने लिया। रिएक्शन जिस समय बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है वही है इनिशियल कंडीशन। तो उस इनिशियल स्टेट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0। अब अगर कंसीडर करिए कि आफ्टर टाइम टी अगर इसका x मोल बना तो अगर प्रोडक्ट का x मोल प्रोड्यूस हो रहा है दैट मीन्स कि रिएक्टेंट का इतना मोल डिकम्पोज हुआ होगा। तो उस टाइम के बाद इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगी, a माइनस एक्स। अब रेट अगर हम लिखें रिएक्शन का तो रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का चेंज अगर हम लिखें तो कंसंट्रेशन का चेंज क्या होगा, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए C1, फाइनल कंसंट्रेशन C2, तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, C2 माइनस C1, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन। तो यहां पे अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हम लिखें तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन या फाइनल नंबर्स ऑफ मोल क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स माइनस A अपॉन T। प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखिए तो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है इसका x माइनस 0 बाई टी। तो यहां पे क्या मिलेगा, a कैंसिल, ये मिला दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टी एंड दिस इज इक्वल टू x बाई टी। तो एक्सप्रेशन दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब आप लिख रहे हो तो साइन यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। और ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो एक वेरिएबल जब यहां बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, कम। तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में चाहे रिएक्शन का रेट लिखिए या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट लिखिए, दोनों केस में न्यूमेरिकल वैल्यू यानी रिएक्शन की रेट सेम होगी। बस डिफरेंस ये होगा कि जब रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट लिखा जाएगा तो यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन प्रोड्यूस होगा। ये तो एक सिंपल रिएक्शन आपने लिखा। यही अगर एक दूसरी जनरल रिएक्शन हम लिखें कि A प्लस B गिव C एंड D, तो यहां पे आप देखिए दो रिएक्टेंट हैं और दो यहां पे प्रोडक्ट हैं। अब इसमें रिएक्शन को अगर हम स्टडी करें तो रिएक्शन को जब स्टडी किया जाएगा तो इसमें आप कंसंट्रेशन को मेजर करिए। जब रिएक्शन होगी तो उसमें ए की कंसंट्रेशन भी वेरी करेगी, बी की कंसंट्रेशन भी वेरी करेगी, सबकी कंसंट्रेशन वेरी होगी। तो यहां पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट यहां पे दो हैं तो कंसंट्रेशन का चेंज दोनों रिएक्टेंट में होगा। तो किसी भी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आप लिख सकते हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और चूंकि रिएक्टेंट है इस वजह से यहां पे साइन नेगेटिव बाई डेल्टा टी। जिस रेशियो में ए की कंसंट्रेशन चेंज होगी उसी रेशियो में, क्योंकि कंबाइन तो बी के साथ हो रहा है, तो अगर हम बी की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में रिएक्शन की रेट लिखें, तो जैसे मान लीजिए कि हम ए की कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं किसी मेथड से, दूसरा कोई ए को ना करके बी को मेजर करे, बी की कंसंट्रेशन को मेजर करे, तो जितना कंसंट्रेशन में चेंज ए के होगा उतना ही कंसंट्रेशन में चेंज बी के होगा। तो ये रेट क्या मिल जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ये तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हो गया। यही रेट आप प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो जैसे इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उतनी ही कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी प्रोडक्ट सी और डी की। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई टाइम। अगर हम सी की कंसंट्रेशन को मेजर ना करके बल्कि डी की कंसंट्रेशन को मेजर करें तब इसका रेट क्या हो जाएगा, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। तो इस एक्सप्रेशन से हमको क्या मिल रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एक रिएक्टेंट या किसी भी एक प्रोडक्ट जिसकी कंसंट्रेशन को आप इजीली मेजर कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, उसके कंसंट्रेशन चेंज को मेजर किया जाए अलग अलग टाइम इंटरवल पे और उससे हम रिएक्शन की रेट लिख सकते हैं। तो इसमें किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट को आप पहले टारगेट करिए और उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करिए। अब यही अगर एक थोड़ी और जनरल रिएक्शन लिखी जाए तो थोड़ा और इसको जनरल करिए कि इसका ए मोल, इसका बी मोल, तो यहां पे सी मोल इसके और डी मोल का फॉर्मेशन इसके हो रहा है। तो अब रेट के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, रिएक्शन की रेट जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है पर मोल। तो यहां पे आप देखिए ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए। अब इसका चूंकि यहां पे ए मोल लिया गया है तो इसका रेट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए। इसका रेट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बी। इसका रेट हो जाएगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स। तो किसी भी एक रिएक्टेंट या किसी भी एक प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में आप रिएक्शन की रेट को लिख सकते हो। तो ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की रेट लिखने में जिस किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट जिसकी कंसंट्रेशन को आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं उससे रिएक्शन की रेट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और रेट के लिए यही एक्सप्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब देखिए दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस क्या हैं,
कि जैसे कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में हैं, जैसे अगर सभी लिक्विड फेज में हैं या सभी गैसियस फेज में हैं, तो ये होती हैं होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन। हेट्रोजीनियस होती हैं कि जिसमें कुछ कंपोनेंट, कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट एक फिजिकल स्टेट में हो और दूसरा कोई कंपोनेंट अगर दूसरे फिजिकल स्टेट में है, तो इनको कहा जाता है हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शंस। तो दो चीजें हो गई इसमें। अब इसमें आप देखिए एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। अब एनर्जी चेंज कैसे फाइंड आउट होगा? जैसे आप कंसिडर करिए कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लीजिए ये केमिकल रिएक्शन है A2 प्लस B2 कन्वर्टेड इनटू AB। तो इस केमिकल रिएक्शन की अगर हम फंडामेंटल मैकेनिज्म देखें, तो फंडामेंटल मैकेनिज्म क्या है कि दो मॉलिक्यूल यहां पे लिए जा रहे हैं A2 और B2। तो यहां पे आप देखिए एक मॉलिक्यूल ये A2 प्लस दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे B2 और इनके कॉम्बिनेशन से यहां पे एक नया मॉलिक्यूल आपको मिल रहा है A। तो इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं आप देखिए, इसका क्या सेंस हुआ? इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और उसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ए और बी के बीच में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आप ले रहे हो उसका जो पेरेंट बॉन्ड होगा, जो ओरिजिनल बॉन्ड होगा, वो ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की फंडामेंटल मैकेनिज्म होती है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड देन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो इसमें देखिए अब जैसे अगर कोई बॉन्ड यहां पे लिया जाए ए और बी के बीच में, तो इसकी आप लिखते हो बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी होता है कि जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी एनर्जी किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन में रिलीज होती है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो जब ये बॉन्ड बना होगा तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट यहां से इवॉल्व हुई। क्यों? अब अगर मान लीजिए कि इस मॉलिक्यूल को इतनी ही एनर्जी सप्लाई की जाए, तो जब सप्लाई करेंगे तो वो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। तो किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी और किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पे आप देखिए यहां पे पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब यह है कि पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी सप्लाई की गई और उस एनर्जी से पहले बॉन्ड का क्लेवेज हुआ और बॉन्ड के क्लेवेज के बाद फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो फाइनली इसमें क्या चेंज होगा? अब इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होंगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, उस बॉन्ड एनर्जी को अगर हम लिखें तो यहां पे देखिए कि टोटल कितना चेंज होगा एनर्जी का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो इसको आप टोटल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टोटल हीट कंटेंट से। और टोटल हीट कंटेंट ही क्या है? एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी रिप्रेजेंटेड बाय H। तो अगर इस रिएक्शन के लिए अगर हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या मिलेगा कि डेल्टा H ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट।
तो कितना एंथैल्पी का चेंज होगा ये डिपेंड करेगा कि कितना टोटल हीट कंटेंट प्रोडक्ट का है और कितना टोटल हीट कंटेंट रिएक्टेंट का है। तो इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे अगर आपसे पूछा जाए तो इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे क्या मिलेगा, यहां पे देखिए कि अब जैसे कोई जरूर नहीं कि हमेशा एक ही प्रोडक्ट होगा, तो जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट की एंथैल्पी का सम माइनस द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। तो यहां पे सिचुएशन देखिए, अब दो चीजें यहां पे हो सकती हैं। पहली कंडीशन देखिए यहां पे, फर्स्ट कंडीशन कि व्हेन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट is greater than enthalpy of reactant, then delta H is positive। जैसे मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट है इसकी एंथैल्पी मान लीजिए है 15 किलो जूल और जो रिएक्टेंट हैं इन रिएक्टेंट की एंथैल्पी मान लीजिए है टोटल 10 किलो जूल। तो 10 किलो जूल इसकी एंथैल्पी है और जब प्रोडक्ट बना तो उसकी हीट कंटेंट कितनी है 15 किलो जूल। तो जो 5 किलो जूल एनर्जी इसकी एक्स्ट्रा है वो कहां से आएगी, तो वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होगी और सराउंडिंग से अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका नेचर क्या होगा, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होगा तब उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी। दूसरा केस क्या होगा कि व्हेन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है तो यहां पे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन दिस इज नेगेटिव। और यही रिवर्स कर दीजिए। तो अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए कि जैसे इसकी टोटल एंथैल्पी मान लीजिए 20 किलो जूल और इसकी एंथैल्पी 15, तो जो 20 किलो जूल एनर्जी थी उसमें से 15 किलो जूल एनर्जी तो स्टोर हुई प्रोडक्ट में और बाकी जो एक्स्ट्रा 5 किलो जूल एनर्जी है वो इवॉल्व हो गई सराउंडिंग में, यानी यहां पे हीट रिलीज हुई। एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो दो टाइप की रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव वो एंडोथर्मिक और जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दिस इज एंडोथर्मिक। तो ये दो तरह के ये हो गए। अब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आपको हमने करा ही दिया। इसमें रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। और चेंज इन कंसंट्रेशन किसी भी एक रिएक्टेंट या किसी भी एक प्रोडक्ट का, तो उसके बेसिस पे रिएक्शन की रेट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन या इसको कहा जाता है रेट लॉ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेट लॉ। तो एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि जैसे कोई रिएक्शन हो रही है उसका रेट अगर आपको लिखना है तो रेट किसी भी एक रिएक्टेंट, तो जैसे ये अगर हम लिखें यहां पे कि A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B गिव C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। तो इसके लिए अगर हम रेट लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब आप रेट लिखते हो तो नेगेटिव साइन
और नेगेटिव साइन, ये क्या आ जाएगा -1/A, and change in concentration of A by change in time, and this is equal to, अगर B के रेस्पेक्ट में हम लिखें तो B के रेस्पेक्ट में जब लिखा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये तो -1/B डेल्टा B बाई डेल्टा T, यही आप प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखिए तो 1/C डेल्टा C बाई डेल्टा T, एंड दिस इज इक्वल टू 1/D डेल्टा D बाई डेल्टा T। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन के लिए लिखा जाता है रेट लॉ, और रेट लॉ क्या है, देखिए यहां पे रेट, इसी को कहा जाता है रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। अब देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक सिंपल रिएक्शन आप ले रहे हैं ए, और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, तो इनिशियली जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट हो रही है उस समय इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए क्या है ए, इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0। अब मान लीजिए कि T1 टाइम के बाद इसका x1 मोल प्रोड्यूस हुआ, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई A माइनस x1। T2 टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए हो गई x2, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी A माइनस x2, A माइनस x2। तो ऐसे अलग अलग टाइम इंटरवल पे आप रिएक्शन का रेट मेजर करिए। तो चूंकि इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो इनिशियल रेट आपको मिलेगा, यहां पे जो रेट आपको मिलेगा ये मान लीजिए हो गया R1, यहां पे जो रेट मिलेगा वो क्या होगा R2। तो जो रेट हम लिख रहे हैं वो रेट क्या है, रेट this is equal to change in concentration, that is delta x by delta t। तो यहां पे जो R1 होगा वो अलग होगा, R2 उसकी वैल्यू उससे कम होगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी कम होती जाएगी, और रिएक्शन का रेट भी क्या होगा कम होता जाएगा। तो ये जो यहाँ पे हम डेल्टा x बाई डेल्टा टी लिख रहे हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस टी। अब देखिए बेटा इसमें ये जो टाइम का डिफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, ये टाइम का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रेट में भी डिफरेंस उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे रेट अलग, यहाँ पे रेट अलग। अब जैसे आप रिएक्शन 2 मिनट के बाद आपने ऑब्जर्व किया, उसका रेट अलग मिलेगा, 5 मिनट के बाद उसका रेट अलग होगा, 10 मिनट के बाद अलग होगा, 2 घंटे के बाद अलग होगा। तो अगर 2 घंटे के बाद हम रिएक्शन की रेट मेजर करें तो रेट में डिफरेंस ज्यादा मिलेगा, 1 घंटे में करिए डिफरेंस कम होगा, आधे घंटे में करिए और कम होगा, 10 मिनट में करिए और कम होगा। तो टाइम का जो डिफरेंस है, जो टाइम डिफरेंस यहाँ पे डेल्टा टी हम लिख रहे हैं, ये जितना कम होता जाएगा रिएक्शन का रेट क्या होगा उतना क्लोज होता जाएगा। तो यहां पे इतना कम टाइम का डिफरेंस लिया जाए जहां पे रिएक्शन की रेट ऑलमोस्ट सेम हो, तब उस केस में इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय dt। और जितना स्मॉल डिफरेंस होगा टाइम में उतना ही स्मॉल चेंज होगा कंसंट्रेशन में, तो ये हो जाएगा क्या dx। तो अब यहां पे 2 रेट दिख रहे हैं आपको, देखिए एक रेट आपको ये दिख रहा है और एक रेट ये दिख रहा है। ये जो रेट आप लिख रहे हो ये रेट हम लिख रहे हैं जब टाइम में एक एप्रेसिएबल डिफरेंस हो, यानी कि 2 अलग अलग टाइम जिनके बीच में एक एप्रेसिएबल डिफरेंस है, और
उन दो अलग अलग टाइम पे जो आपको रिएक्शन का रेट मिल रहा है उसका मीन वैल्यू, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज रेट। दिस रिप्रेजेंट्स द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और यही सेम एक्सप्रेशन हमने यहां पे लिखा। तो सेम एक्सप्रेशन जो यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे हमने क्या किया कि टाइम का डिफरेंस गैपिंग को कम कर दिया। तो गैपिंग जितना कम होता जाएगा रेट एक दूसरे के क्लोज होते जाएंगे, और इतना कम हमने गैप कर दिया, इतना कम डिफरेंस कर दिया कि रिएक्शन का रेट लगभग इक्वल हो गया एक दूसरे के। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट। दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। तो दोनों में ध्यान रखिएगा कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और डी एक्स बाई डी टी। अब ये जो रेट हमको मिल रहा है, ये रेट इसी से लिखा जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज, और दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हमने लिया है उसमें टाइम डिफरेंस ज्यादा है, और इसलिए दो अलग अलग आपको रेट मिलेंगे। उनकी जो मीन वैल्यू होगी, जो उसका एवरेज, तो इसीलिए इस रेट को कहा जाता है एवरेज रेट। लेकिन अगर टाइम गैप, टाइम डिफरेंस कम कर दिया जाए तो रिएक्शन के रेट एक दूसरे के क्लोज होंगे, और वो दो अलग अलग टाइम डिफरेंस लिए जा रहे हैं जहां पे रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट सेम हो। दिस रेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन क्या हो गया, dx बाई dt। और जब रेट लॉ हम लिखेंगे तो रेट लॉ के लिए रेट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, dx बाई dt से। तो इसके बाद अब इसका रेट लॉ लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे उसको कि रेट लॉ का कैसे प्रेजेंटेशन होगा। एंड इस क्लास के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।